ऑडियो 2 खाद्यान्न संकट और उसका हल। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। फसल की सुरक्षा। खेतों को सुरक्षित रखना किसानों का कार्य है। दूसरे देशों की तरह अभी हमारे खेतों में कटीले तारों के उपयोग का तो प्रबंध नहीं हो सका है, पर मेड़ों में कांटेदार झाड़ियां गाड़कर उनकी सुरक्षा का सभी प्रबंध कर सकते हैं। गन्ने की सुरक्षा की तरह दीवारें खड़ी करके उसमें नागफनी जैसी चीजें स्थायी रूप में गाड़कर खेतों को जंगली जानवरों से बचाया जा सकता है। खेतों के बीच और आसपास जहां चूहों के बिल हों, उनमें ही डीटी छिड़कने की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने अपने चक के पास छप्पर डालकर रात में वहां बसने की व्यवस्था हो सकती हो तो वैसा भी करना चाहिए, ताकि रात में जंगली जानवर फसल नष्ट न कर सकें। बंजर जमीन का उपयोग। कुछ परती या खेती के योग्य बंजर भूमि को भी किसान अपने पट्टों पर लिखवा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी जमीन का अधिक से अधिक हिस्सा खेती के काम में ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। सामूहिक कृषि। जिन किसानों के पास छोटी जोतें होती हैं, वे अपना सारा समय उसी में बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे किसानों को सामूहिक रूप से खेती करनी चाहिए। छोटे किसानों के पास साधनों का भी अभाव होता है, पर सम्मिलित कृषि से यह परेशानी दूर हो जाती है। कृषि के लिए यंत्र, बैल तथा कई आदमियों की व्यवस्था हो जाने से छोटी जोतों से भी लाभदायक परिणाम उपलब्ध हो सकते हैं। पर जो लोग सामूहिक व्यवस्था में राजी न हों, उन्हें थोड़े जमीन दबाकर रखने की अपेक्षा कोई अन्य व्यवसाय कर लेना अधिक अच्छा होगा। अनाज कब, कितना और कैसे बोया जाए। घाघ आदि की कहावतों में वर्षा आदि के लक्षणों और फसल बोने की शास्त्रीय पद्धति पर काफी प्रकाश डाला गया है और बतलाया गया है कि बीज बोने के पूर्व उसका संस्कार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, मूंग और उड़द के बीज 5 दिन तक धूप और ओस में रखकर बोए जाएं। धान के बीजों को 7 दिन तक धूप और ओस में रखना चाहिए। ईख के पोरों में गोबर मिलाकर लेप करके बोया जाए। इन सब की अलग अलग जानकारी किसानों को रहनी चाहिए। हमारे यहाँ किसान प्रति एकड़ औसतन 8 या 9 पसेरी गेहूं का बीज बोते हैं, जिससे उपज का औसत प्रति एकड़ 8 मन के लगभग होता है। अगर हम डिवलर से बुआई करें तो प्रति एकड़ 1 पसेरी गेहूं कम लगता है, पर उपज बढ़ जाती है। इस प्रकार डिवलर की बुआई द्वारा 8 करोड़ टन बीजों में से 1 करोड़ टन अनाज बचाया जा सकता है। डिवलर लकड़ी का एक लगभग 10 इंच का वर्गाकार फ्रेम होता है। उसमें बांस या किसी पोली लकड़ी को हल्के पीछे खूंटी के साथ कसकर बांध दिया जाता है, जिसे पिसाई की मशीन की तरह फ्रेम में गेहूं भर देने से बीज अपने आप संतुलित मात्रा में गिरता रहता है। खेत बोने से पहले उसकी कितनी कमाई की जाए, कब पानी और खाद देकर मिट्टी को नरम बनाया जाए, जोतने और बोने के समय अलग अलग हल की गहराई कितनी रहे, इन सब बातों का ज्ञान भी किसान को अवश्य होना चाहिए। पशु संपत्ति की रक्षा। पशुओं की रक्षा और उनकी नस्ल सुधारने का उत्तरदायित्व भी कृषकों पर ही आता है। पशुओं से शक्तिवर्धक दूध, घी, मक्खन तो मिलता ही है, साथ ही खाद और कृषि के लिए बैल भी मिलते हैं। इसलिए पशुओं को संपत्ति माना गया है। हमारे पास उत्तम किस्म के बैल होंगे तो उनसे खेतों की जुताई तथा सिंचाई आदि में बड़ी सुविधा मिलती है। यह सभी किसान जानते हैं। इसी प्रकार बैलों को ठीक समय पर नाथना, बधिया करना तथा प्रशिक्षित करने का ज्ञान भी किसानों को होना चाहिए। पशु संवर्धन के लिए सामूहिक व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं। बैल कृषि के आधे अंग हैं, अतः इनकी उपेक्षा को एक प्रकार का अपराध समझना चाहिए। गल्ले की रक्षा और विक्रय। खलियान से उठाकर गल्ला घर पहुंच जाता है तो किसान उसे घरों में लापरवाही से जहां तहां पलट देते हैं, जिससे चूहों को मनमानी करने की सुविधा मिल जाती है। सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो गल्ले को सीलन पकड़ लेती है या उसमें घुन लग जाता है। इसलिए अनाज को बड़े पके मिट्टी के बर्तनों, पक्की कोठियों में वर्षा तथा कीड़ों से बचाकर रखने की पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए। किसानों को अपने पास अपनी आवश्यकता भर का गल्ला रखकर शेष को बेच देना चाहिए। गल्ला रोकने से खाद्यान्न की कृत्रिम कमी पैदा होती है, जिसका व्यापारी व मुनाफाखोर अनुचित लाभ उठाते हैं।
गल्ला बाजार में ही बेचा जाए, इसके बाद की जिम्मेदारी सरकार की है। वह उसे चाहे जिस रूप में क्रय करे। किसान इन कर्तव्यों का पालन करें, श्रम करें और अन्नोत्पादन को युद्ध स्तर पर चलाने का पूरा प्रयास करें तो इस समस्या के समाधान में बड़ा ही सहयोग मिल सकता है। सर्वसाधारण का परम पावन कर्तव्य। अन्न की कमी की पूर्ति कैसे की जाए, इसके 4 प्रमुख साधन हैं। पहला, उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, उपभोग में कमी। तीसरा, बर्बादी की रोक। चौथा, अन्न के स्थान पर शाक सब्जियों का प्रयोग। हमें जिन कार्यक्रमों का प्रसार करना है वे अंतिम उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन में वृद्धि को लेकर अप्रत्यक्ष सहयोग और सुझाव तो दिए जा सकते हैं, पर उसका अधिकांश हल किसान और सरकार के पास है। दूसरी, उपभोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर लें तो आधी खाद्यान्न समस्या इसी से हल हो सकती है। शाक सब्जी का उत्पादन। द्वितीय महायुद्ध के समय ब्रिटेन ने अपनी खाद्य समस्या की पूर्ति के लिए आलू उत्पादन किया था। इससे बहुत सहायता मिली थी। शाक सब्जी तथा आलू के अधिक उत्पादन पर उपभोक्ताओं को विशेष ध्यान देना उपयुक्त होगा। घरों के पिछवाड़े, सामने, अगल बगल अहाते में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत बेकार जमीन मिले वहाँ बाड़ी आदि लगाकर कद्दू, तोरई, लौकी, मेथी, बैंगन आदि का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। फूलों के पौधों की मात्रा घटाकर उतनी जमीन भी इसी काम में प्रयुक्त की जा सकती है। जहाँ जगह कम है वहाँ कुछ नहीं तो पुदीना, अदरक, धनिया, पालक, टमाटर आदि गमलों, लकड़ी की पोटियों में मिट्टी भरकर ही उगाए जा सकते हैं। इससे उत्पादन का वातावरण तो बनेगा। शाक सब्जी का उत्पादन ही न करें वरन दैनिक आहार में उसकी आधी से भी अधिक मात्रा रहे। इसका स्वास्थ्य पर भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है। पाचन सुधार और विटामिन की दृष्टि से भी शाकाहार का बड़ा महत्व है। गेहूं, चावल आदि खाद्य पदार्थों का जितना कम उपयोग कर सकें बचत उतनी ही अधिक होगी। सब्जी के साथ मोटे अनाज जैसे जौ, चना, मक्का, बाजरा का उपयोग करना बचत और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक भी है। एक आदमी बनाम 6 चूहे। अमेरिका से प्राप्त एक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए भारत के खाद्य निगम के प्रधान श्री पाई ने बताया कि एक दिन में 6 चूहे पूरे एक व्यक्ति के भोजन के बराबर अन्न खा जाते या बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के साथ देश में चूहों की संख्या भी बढ़ रही है। आगे चलकर 2.5 अरब चूहों से अन्न बचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें इसके लिए पहले से गल्ले को सुरक्षित रखना चाहिए। घरों में चूहों के स्थानों को बंद कर देना चाहिए। कीड़े मकोड़ों से भी अन्न की रक्षा करनी चाहिए। केंद्रीय खाद्य वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था मैसूर ने एक प्रकाशन में बताया कि यदि अन्न की ऐसी बर्बादी को रोका जा सके तो लगभग 1 करोड़ टन अन्न की बचत संभव हो सकती है। कणाद वृत्ति। महर्षि कणाद खेतों में छूटे हुए अनाज के 360 दोने भरकर रख दिया करते थे और वर्ष भर उसी को खाया करते थे। यह वृत्ति अब भी लोगों को इस रूप में अपनानी चाहिए कि अन्न का एक दाना भी बेकार न जाए। खेतों और खलिहानों का शीला पूरी तरह बीन लेना चाहिए और घर में नियमित भोजन, अनाग्रह भोजन की प्रवृत्ति डालकर ऋषि परंपरा को जागृत रखना चाहिए। व्रत या विजय व्रत। धार्मिक दृष्टि से व्रत उपवासों का महत्व माना जाता है। पेट की पाचन क्रिया दुरुस्त रखने, मंदाग्नि मिटाने तथा अनेक दूसरी बीमारियों में भी पथ्य को परमोपयोगी माना गया है, परमोपयोगी कहा गया है। धार्मिक या स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिदिन एक समय साप्ताहिक या आंशिक उपवास सभी को करना चाहिए। जो लोग ऐसी मान्यता न रखते हों उन्हें भी सप्ताह में एक विजय व्रत के रूप में मनाना चाहिए। इससे अनाज की बचत होगी ही, जनता में राष्ट्रीयता और एकता की भावना भी पैदा होगी। भाप कुकर और पौष्टिक भोजन। आजकल स्टीम कुकर्स का प्रयोग बढ़ रहा है। भोजन बनाने की यह वैज्ञानिक विधि भाप पर आधारित है। इससे अन्न की बचत, ईंधन और समय की बचत होती है तथा आहार से पौष्टिक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। इसे खरीदने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। घी या मिट्टी के तेल के कनस्तर को लीजिए और ऊपर का हिस्सा काटकर खोल दीजिए।
और उसका बक्सनुमा ढक्कन बनवाकर उसमें छोटी कुंडी और कब्जे जड़वा दीजिए ताकि उसे मजबूती से बंद किया जा सके। 3-4 इंच व्यास और 2 इंच ऊंचाई की एक गोडरी रिंग ले लीजिए। यह रिंग डालडा का आधा पौंड वाले डिब्बे का पेंदा काटकर बन सकता है। अब इस रिंग को डिब्बे के बीच में रखिए और उसके ऊपर 2-3 बड़ी बटलोइयों में एक के ऊपर एक दाल, चावल आदि रख दीजिए। डिब्बे में 2 इंच पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए ताकि भाप ना निकले। 45 मिनट के बाद सभी बटलोइयों का खाना पका हुआ मिलेगा। इस प्रकार का भोजन स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी, जिससे ईंधन की खपत कम हो जाती है। गृहिणियों के कर्तव्य। चावल और दालों को पकाने में स्त्रियां काफी दाने बर्बाद करती हैं। चावल का माड़ निकाल देती हैं, इससे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है, साथ ही तोला 2 तोला चावल भी निकल जाता है। इतने विशाल देश में अनुमान है कि इस नगण्य बर्बादी से ही 8 लाख टन चावल बेकार चला जाता है। इसे ऊपर की पद्धति से रोका जा सकता है। परिवार को खाने पीने की वस्तुएं तैयार करने और परोसने में यह देखना चाहिए कि ऐसी भोजन सामग्री तैयार हो जिसमें गेहूं का उपयोग कम हो। बच्चों को परोसते और खाना खिलाते समय अन्न की बर्बादी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। घर में आए हुए अतिथियों को आग्रह पूर्वक अधिक खिलाना अब कोई शिष्टाचार नहीं रहा। यह भी उपयुक्त नहीं है कि उन्हें 50 तरह का खाना एक साथ परोसा जाए। यदि ऐसा ही करना है तो लौकी की खीर, गाजर का हलवा, आलू के गुलाब जामुन, गुलाब के लच्छे, आलू या शकरकंद की रसपूरी, सिंघाड़े के लड्डू, आलू के पराठे आदि तरह तरह के व्यंजन जिनमें अनाज का कम उपयोग होता हो कर सकती हैं। इसमें उनकी भावना भी रह जाएगी, स्वागत भी बढ़िया हो जाएगा और अन्न की बचत भी हो जाएगी। त्योहारों पर सादगी। भारतवर्ष में जितने त्योहार होते हैं उतने विश्व में कहीं नहीं होते। प्रत्येक माह कोई न कोई उत्सव, पर्व या त्योहार आता है। इनसे शिक्षाएं ग्रहण करने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का तो अब ज्ञान रहा नहीं। केवल भोजन में मिठाई और पकवानों वाली विशेषता शेष रही है। इससे खाद्यान्न की बड़ी बर्बादी होती है। अब त्योहारों अथवा गृह समारोहों में पूड़ी, पकवान, मिठाई, कचौड़ी, पकौड़ी आदि विविध व्यंजनों के बृहद आयोजन न किए जाएं। चिकनाई में घी, तेल का उपयोग कम से कम करें। सस्ते तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध मौसमी फलों आदि का उपयोग अधिक करें। स्त्रियों के त्योहारों की तरह पुरुष भी प्रत्येक त्योहार पर एक समय भोजन करें। न्योते दावतें बंद हों। खाद्यान्नों की बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बड़ी दावतों और स्वल्पाहारों को समाप्त अथवा सीमित करके उठाया जा सकता है। आज यह सभी को स्पष्ट है कि शादी, विवाह, मृतक भोज आदि में हजारों व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है। इन भोजों में पकाए आहार का लगभग एक चौथाई भाग नष्ट हो जाता है। ये वर्तमान समय में अधिकांशतः सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना अथवा दबाव के कारण होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसे भोजों से आज तक किसी की प्रतिष्ठा नहीं हुई। अतः इस फजूल खर्ची को हमें गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और उन्हें अविलंब बंद कर देना चाहिए। इसमें कुछ सामाजिक प्रतिरोध उत्पन्न होता हो तो उसका साहस पूर्वक मुकाबला करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। जूठन छोड़ना सभ्यता नहीं, असभ्यता। कहीं कहीं जूठन छोड़ना बड़प्पन का लक्षण माना जाता है। संभव है कि यह बात कभी शिष्टाचार में सम्मिलित रही हो, पर जबकि देश दूसरों की दया पर अन्न प्राप्त कर पेट पाल रहा हो, तो जूठन छोड़कर बड़प्पन की डींग हाँकना आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बड़प्पन जूठन में नहीं, स्वाभिमान और स्वावलंबन में है। अतः हमें जूठन न छोड़ने का निश्चय करना चाहिए। जूठन न छोड़ने के निश्चय में परोसने वालों को भी सहायक होना पड़ेगा। बहुधा लोग आत्मीयता दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि किसी किसी को एक की जगह हठात 2 रोटियां परोस देते हैं, जिसमें या तो जूठन बचता है अथवा प्रेमी महोदय की आंत सड़ती है। अतः अधिक भोजन परोसना कोई अच्छी आदत नहीं हुई, उसे छोड़ना चाहिए। भिक्षावृत्ति का तिरस्कार किया जाए। चाणक्य ने आदेश दिया है कि पूरी तरह काम विचार शांत हो जाने पर वृद्धावस्था में पुत्र, स्त्री आदि के जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था के बाद
यदि समाज अनुमति दे दे तो उसे संन्यास लेना चाहिए। ऐसे समाज सेवी संतों का अब पूर्णतया अभाव है। अब साधुओं में 99% कामचोर और हरामखोर भरे हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन को खाद्यान्न की दृष्टि से बुरी तरह दबाए हुए हैं। इस समय सारे देश में 55 लाख साधु हैं। यह प्रतिदिन औसतन 3 पाव भोजन करते होंगे, तो एक दिन में 1,09,375 मन अन्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस हिसाब से एक महीने में 32,81,250 मन तथा एक वर्ष में 3,93,75,000 मन गल्ला केवल इन साधुओं के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है। यदि यह कहा जाए कि विदेशों का गल्ला साधुओं के लिए आता है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इस पर भी यह साधु हमारी श्रद्धा और निष्ठा के पात्र बने हुए हैं। हमें भिखारियों को भीख देकर भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यदि इनकी संख्या ऐसी रही तो अधिक अन्न उपजाने का भी कोई अच्छा नतीजा न निकलेगा और अन्न संकट इसी तरह ही बना रहेगा। इन कारणों पर हम सबको पूरे विवेक के साथ विचार करना चाहिए और अन्न के राष्ट्रीय संकट को हल करने में अपना हार्दिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस बारे में जरा भी संदेह नहीं है कि भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उसे ऐसा करने के लिए दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। कृषि उत्पादन बढ़ाने, बचत और बर्बादी रोकने की नीतियों और कार्यक्रमों को अमल में लाने की इच्छा और क्षमता जागृत हो जाए तो न केवल खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर हो सकते हैं, वरन खाद्य भी समुन्नत देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और देश को बाहरी आयात का मुंह न देखना पड़ेगा। आंदोलन का मुख्य स्वरूप। शाक भाजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है खाद्यान्न समस्या का तत्काल हल, पर इसके गौण लाभ अनेक हैं। उनको पाने के लिए किसानों में व्यापक रूप से यह प्रेरणा भर देने की आवश्यकता होगी कि वे अपनी जमीन का कुछ अंश केवल शाक सब्जी उत्पादन के लिए ही नियत रखें। आम जनता में भी यह प्रवृत्ति होनी चाहिए, साथ ही उसके उपयोग की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। पिछले महायुद्ध में ब्रिटेन ने अपनी खाद्यान्न समस्या को आलू का उत्पादन और दैनिक आहार में उसकी खपत को बढ़ाकर हल किया था। ऐसा ही उदाहरण यहाँ भी प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हम यह व्यक्त कर सकें कि भारतवर्ष अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर स्थिति का मुकाबला कर सकता है। खाद्यान्न की धार्मिक पवित्रता, स्वाधीनता की रक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए भी यह हल सर्वसुलभ और उपयोगी है। इसका महत्व हमारे यहाँ बहुत दिनों पहले से ही विदित है। शाक भाजी के लाभ। खाद्य समस्या के तात्कालिक हल के बाद शाक भाजी उगाओ आंदोलन का महत्व कम हो जाएगा, ऐसा सोचना भूल है। उसका स्थायी महत्व सामयिक महत्व से कई गुना अधिक है। अभी इसका स्वरूप है विदेशी आयात बंद करो, बाद में इसे शाक भाजी उगाओ, जीविका कमाओ और सब्जी खाओ, स्वास्थ्य बनाओ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी रूप में लें, इसमें अनेक वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय लाभ हैं। अतः विकास की अन्य योजनाओं के साथ इसे भी हमें अपने कार्यक्रमों में मुख्य स्थान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। वह बड़े रूप में तो मिट गई, पर छोटे रूप में अभी भी विद्यमान है। फलस्वरूप किसानों में कृषि के लिए जमीन की व्यवस्था में आज भी बड़ी विषमता है। जिस परिवार में 15 आदमी हैं, उसके पास कुल 10 बीघे जमीन और जिसके घर में कुल 10 सदस्य हैं, उसके वहां 100 बीघे जमीन। ऐसी विषमता कहीं भी देखी जा सकती है। इसका अर्थव्यवस्था और उत्पादन की क्षमता पर बड़ा बुरा असर होता है। जिन किसानों के पास कम जमीन होती है, वे तो बड़ी फसलों को थोड़े समय में कर लेते हैं, शेष बेकार रहते अथवा बटाई की खेती करते हैं। आजीविका एवं श्रम के सदुपयोग, इन दोनों ही दृष्टियों से यह काम घाटे का है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसका स्थायी हल तो जमीन का समुचित विवरण ही है, पर जब तक वे मान सकें तब तक जिनके पास जमीन कम है उनके लिए यह उपाय ठीक है, ताकि अपनी थोड़ी जमीन में शाक भाजी की फसलें उगाएं और अपना खर्च निकाल लें। श्रम व्यर्थ न जाए और अल्प साधन वाले किसानों को भी आजीविका की पूरी व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए शाक भाजी का उत्पादन बड़ा लाभदायक है।
एक ही खेत में 3-4 फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। थोड़ी सी सिंचाई की व्यवस्था कर ली जाए तो कम जमीन वाले किसान भी अपनी पैदावार कई गुनी बढ़ा सकते हैं। कई वर्ष पूर्व कोतिकमपुरम मद्रास के एक किसान को वहां की पंचायत ने इस बात पर पुरस्कृत किया था कि उसने 2 बीघे खेत से वर्ष में आलू, मटर, बैंगन तथा धान की 4 फसलें उत्पन्न की। इससे उसे पिछली आमदनी 300 रुपए की जगह 800 रुपए की आमदनी हुई।